Good morning students, welcome to your social studies class. So today let's start chapter number 5 of history, education and British rule, page number 117. The Indian society stagnation means period जहाँ पे कोई भी जो एक ऐसा पीरियड जहाँ पे इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ ना हुई हो, पार्टली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हायर एजुकेशन। क्योंकि जो उस टाइम पे जो पहला का जो टाइम था, जो इंडियन सोसाइटी थी हमारी, वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। जब वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे तो जिसकी वजह से जो अच्छी जॉब थी, अच्छी पेमेंट, अच्छी सैलरी उनको नहीं मिल पाती थी। इसीलिए उस टाइम पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई थी हमारे इंडियन सोसाइटी में। Through traditional elementary education was widespread, it was insufficient to bring about any changes in society. लेकिन जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्री एजुकेशन थी, जैसे कि जो बेसिक एजुकेशन होती है, सिर्फ वही जो है पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड थी, फैली हुई थी। लेकिन जो हायर एजुकेशन होती है, जो और भी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होती है, जिससे लोग अच्छी जॉब मिल सके उनको, या फिर अच्छी पोजीशन पे वो रह सकें, या अच्छी सैलरी अर्न कर सकें, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन पाठशालाज फॉर हिंदूज़ एंड इज मकतब्स फॉर मुस्लिम। और जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो हिंदूज़ के लिए पाठशाला में पढ़ाई जाती थी, पाठशालाज थी हिंदू के लिए, और मुस्लिम्स के लिए मकतब्स थे, वहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को दिए जाते थे। इसके बाद कुछ धीरे धीरे एफर्ट्स होने लगे, लाइक अर्ली एफर्ट्स इन द बिगनिंग ऑफ द अर्थ द ईस्ट इंडियन कंपनी थॉट दैट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट नेसेसरी। सबसे पहले तो जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमें रूल कर रही थी, उनका ये मानना था कि एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। एक्चुअली इट वॉज मोर कंसर्न विद मेकिंग प्रॉफिट देन एनीथिंग एल्स। उनका ये मानना था कि एजुकेशन सेक्टर या तो हम ऐसा बनाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। बट आफ्टर दिस गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, एजुकेशन का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, और जो इंडियंस हैं, जो इंडियन सोसाइटी है, उसमें जो भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। So few educational institutions which were supported by the company's government were established at Calcutta, Banaras and Madras in 1781-1791। सो इसके बाद जब कुछ गवर्नमेंट ने जब ये माना कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, सो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे जो कि सपोर्ट में आए गवर्नमेंट के, और उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया इन कैलकाटा, मद्रास एंड बनारस। ओके, द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन 1801 एट कैलकाटा, और इसी के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज भी स्टार्ट हुआ था कैलकाटा में 1801 में। And after this, Christian missionaries also started Wilson College at Bombay, the Christian College at Madras and St. John's College at Agra। और इसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप होने लगे इन इंडिया। डिबेट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। Interference of the British government in the education system of India led to the controversy between the two groups called Anglist and the ओरिएंटलिस्ट। जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम में जब अपना पार्टिसिपेशन या इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया, उसके बाद से कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई, और जिसमें दो ग्रुप्स डिवाइडेड हो गए, एंग्लिस्ट की और ओरिएंटलिस्ट की। द एंग्लिस्ट लेड बाय थॉमस Babington Macaulay and James Mill advocated the teaching of Western learning with English as medium of education, whereas Orientalists like William Jones and Colebrook advocated the encouragement of Sanskrit, Persian, and Arabian
Arabic learning and wanted that the modern knowledge should be given through local languages. सो दो जो ग्रुप्स बटे उसमें क्या था, जो पहली ग्रुप थे उनका ये था कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ज़्यादा हमें, जो वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न लैंग्वेज है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरी जो ग्रुप था उनका क्या मानना था कि जो हमारे एंशियंट चीज़ें हैं जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, ये सारी चीज़ें भी हमें मिलनी चाहिए मॉडर्न नॉलेज के साथ। मीन्स कि जो हमारा जो कल्चर है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड एजुकेशन भी हमें मिलनी चाहिए। आफ्टर दिस वुड्स डिस्पैच एंड एजुकेशन स्टैब्लिश हुआ। अ कमिटी वॉज सेटअप इन 1854 टू रिकमेंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। इसके बाद एक कमेटी सेटअप हुई थी 1854 में, जिसमें ये बताया जाना था कि जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन फील्ड है, उसमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके चेयरमैन कौन थे? सर चार्ल्स वुड प्रिपेयर्ड अ प्लान which after his own name is called Woods Dispatch। और इसके बाद जो ये चेयरमैन थे उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक प्लान को प्रिपेयर किया और इसीलिए उनके बाद इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया, उन्हीं के नाम से। इट्स मेन रिकमेंडेशन वेयर एज फॉलोज। प्लान जो उन्होंने बनाया था चार्ल्स वुड ने, उनका क्या एम था? द एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू द डिफ्यूजन ऑफ आर्ट, साइंस, फिलॉसफी एंड लिटरेचर ऑफ यूरोप। कि जो एजुकेशन मिले उसमें आर्ट, साइंस, फिलॉसफी और लिटरेचर यूरोप की सबका डिफ्यूजन हो, मीन्स सारा का मिक्सचर होना चाहिए। मोर एंड मोर कॉलेजेस, हाई स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल वेयर टू बी ओपन। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, हाई स्कूल वगैरह ओपन होने चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, मीन्स जो बेसिक एजुकेशन है हमारी। और यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे ओपन होनी चाहिए? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे कलकत्ता, बनारस एंड कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होनी चाहिए। द लोकल स्कूल्स एंड द न्यू रूल्स। इसके बाद कुछ न्यू लोकल स्कूल्स भी बनने लगे। In 1830, William Adams, a Scottish missionary, was asked by East Indian Company to prepare a report on the progress of education in vernacular schools. He wrote, सो कुछ जो लोकल स्कूल्स थे उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। जैसे जो पाठशाला थी जो, या जो मकसद से वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ के बच्चे पढ़ते थे या मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ भी पढ़ते थे, उन लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो डिफरेंट पॉलिसीज़ बन रही थी उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। लाइक फर्स्ट, पाठशालाज वेयर एक्सेप्टेड, द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। Those who were unwilling to work within the new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence found indifferent to complete the government-aided and regulated पाठशालास। जो पाठशालास थी उनका ये मानना था कि उसमें गवर्नमेंट एडेड ये होनी चाहिए और जो उनकी इंडिपेंडेंस है, मीन्स कि जो भी हो, जिस भी वे में पढ़ाना चाहें या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। The new rules and routines have another consequences in the earlier system. Children from poor peasants families had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible. जब टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, मीन्स कि कोई टाइम फिक्स्ड नहीं था, उस टाइम पे भी बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते थे। लेकिन जब डिसिप्लिन लगा दिया गया, न्यू सिस्टम डिमांड हो गई जिसमें रेगुलर अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ने लगी, कि ये अप्लाई कर दिया गया कि बच्चों की रेगुलर अटेंडेंस होगी। उस टाइम पे कई जो पुअर फैमिलीज़ थी जिनके बच्चे एग्रीकल्चर में अपनी फैमिली को हेल्प करते थे, हार्वेस्टिंग में अपनी फैमिलीज़ को हेल्प करते थे, वो जब नहीं जा पा रहे थे वो भी अब स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अटेंडेंस वहाँ पे अब रेगुलर हो गई थी। स्कूल्स बहुत छोटे छोटे और बहुत कम थे और जो पॉपुलेशन थी, जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे।
जो कुछ टेक्स्ट बुक थी उसमें ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा था रादर दैन इंडियन कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी। आफ्टर दिस Mahatma Gandhi in colonial education. Gandhi's experience in South Africa not only changed his outlook on politics but also helped him to see the role of education in the struggle against British. जो महात्मा गांधी थे उनका ये मानना था कि एजुकेशन सिर्फ हमें अपने फ्यूचर और करियर में ही हेल्प नहीं कर सकती है, बल्कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमें इंडिपेंडेंस में भी ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। He strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. और उनका ये मानना था कि इंडियन लैंग्वेजेस को ही मीडियम ऑफ टीचिंग रखना चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग। अगर हम इंग्लिश में किताबें लिखी हुई किताबें हम पढ़ेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे तो उनका ये मानना था कि जो हमारा जो सोशल सराउंडिंग है या जो हमारा जो एंशिएंट कल्चर है उससे कहीं ना कहीं हम दूर होते जाएंगे। एंड मेड दम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड। और हम अगर ये इंग्लिश को ही ज़्यादा फॉलो करेंगे तो हम अपनी ही लैंड पे एक स्ट्रेंजर की तरह हो जाएंगे। He was in favor of the introduction of productive handicrafts in the school curriculum for two reasons. और गांधी जी इसके भी फेवर में थे कि जो उनका जो स्कूल करिकुलम है, जो स्कूल टाइम टेबल है, उसमें हैंडीक्राफ्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाए, उनकी प्रोडक्शन पे भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोगों की अर्निंग भी हो पाए, उसको हम सेल आउट कर पाएँ। और इसके लिए टू रीजंस थे। अ पुअर सोसाइटी सच एज इंडियन सप्लाइड could not afford to provide education for all children unless the schools could generate resource from within. Secondly, the more financial independence the school were, the more political independent they could be. अगर जब बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स बनाएंगे उसको हम सेल आउट कर सकेंगे तो जो अर्निंग होगी उससे स्कूल खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जो भी नीड्स एंड डिमांड्स है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। सो ये गांधीयन व्यूज़ थे कि हमें अपनी इंडियन लैंग्वेजेस से जुड़ के रहना चाहिए और इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स हों या फिर बातचीत करने में जो तरीका है उसमें ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं होना चाहिए। बट जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका कुछ डिफरेंट व्यू था। Rabindranath Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. So he chose to set up his school, that is Shanti Niketan in 1901. रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि जो एजुकेशन है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए उन्होंने अपना एक स्कूल सेटअप किया, ओपन अप किया। उसका नाम था शांति निकेतन इन 1901। द स्कूल वॉज 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा इन द रूरल सिटिंग। और जो स्कूल था 100 किलोमीटर दूर था कैलकाटा से, और वो एक गांव में रूरल एरिया में सेटअप था, और वो नेचुरल इन्वायरमेंट वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore sitting at Shanti Niketan, the school was started with idea that learning in a natural environment would be more enjoyable and fruitful. After Tagore received the Nobel Prize 1913, the school was expanded into a university in 1921 and in 1951. इसके बाद टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला 1913 में, और इसके बाद स्कूल जो और एक्सपैंड किया गया उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया इन 1921 एंड 1951। मैनी वर्ल्ड फेमस टीचर्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ इट, और बहुत जो फेमस टीचर्स हैं वो भी इससे एसोसिएटेड थे, लाइक इंदिरा गांधी, सत्यजीत रे, अब्दुल गनी खान, जहार दास गुप्ता एंड नोबल लेक्चरेट अमृता सेन आर अमंग इट्स इलिस्ट्रेट स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स थे। इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी आर थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज, देयर आर हाउएवर डिफरेंसेस टू। बहुत हद तक गांधी के व्यू में और टैगोर के व्यू में सिमिलैरिटीज़ थी एजुकेशन को लेकर के, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। लाइक
Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. गांधी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम बढ़ावा दें या उसके बारे में पढ़ें लिखें इस चीज़ को। लेकिन जो टैगोर थे, टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। और टैगोर का मानना था कि हमें वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न पढ़ाई को, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन पढ़ाई के साथ में, इंडियन एलिमेंट्स के साथ में मिक्सअप करके बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। He emphasizes the need of teach science and technology and शांति निकेतन along with art, music and dance। और इसीलिए वो साइंस की पढ़ाई पे, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करते थे जितना कि आर्ट, म्यूज़िक और डांस पे करते थे एट शांति निकेतन। Okay, so this was a chapter, we have completed it, and in our next class we will do exercises and question and answer of this chapter.